नमस्कार, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन। इस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स है उसका एक चैप्टर है वैल्यूएशन, जो कि हम लोग देख रहे हैं। उसमें है डिप्रिसिएशन पढ़ने के बारे में। तो डिप्रिसिएशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी अगर कुछ सालों के बाद अपना वैल्यू खोने लगती है, तो वो जो वैल्यू खोलती है, लॉस जो होता है उसका वैल्यू में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब है कि डिप्रिसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डिफरेंट मेथड है। जैसे कि पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है सिंकिंग फंड मेथड, तीसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, और चौथा है क्वांटिटी सर्वे मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से चार मेथड है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। कैसे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? अब है कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं कर सकते। तो डिप्रिसिएशन के साथ साथ उनका मेथड जो है कैलकुलेशन का, वो भी क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं हम पहले मेथड की ओर, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग स्ट्रेट लाइन से क्या समझते हैं? जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है ना, उस जो कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मत इसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो हर साल कॉमन है। सपोज किसी प्रॉपर्टी का लॉस जो है 1 लाख हो गया। सपोज कोई बिल्डिंग 5 लाख की थी, और 5 लाख की थी, और कुछ सालों बाद सपोज वो कितना हो गई? 4 लाख हो गई, या जो भी हो। ये 4 लाख हम अभी लाइफ नहीं डिसाइड कर रहे। तो 5 लाख थी, वो हर साल कितने लॉस कर रही है? 10,000 लॉस कर रही है। हर साल कांस्टेंट ही लॉस हो रहा है। 10,000, 10,000, 10,000, है ना? तो अगर इस टाइप से डिप्रिसिएशन हो रहा है, इस टाइप से लॉस हो रहा है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। सो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। एजम्पशन ऑफ दिस मेथड इज दैट द प्रॉपर्टी लॉसेस इज वैल्यू बाय सेम अमाउंट एवरी ईयर। मतलब हर साल क्या कर रहा है? सेम अमाउंट से अगर लॉस हो रहा है किसी प्रॉपर्टीज का वैल्यू, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। A fixed amount is deducted every year so that the end of utility period only a scrap value is left. इसमें हम लोग इस तरीके से एनालाइज करते हैं, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि स्क्रैप वैल्यू जो होता है, वो होता है आपका कोई भी चीज़ हम लोग जो सिंकिंग फंड में जो हम बना जमा करते थे, तो वो किससे जमा करते हैं? डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन जो होता है वो स्क्रैप वैल्यू को छोड़कर, है ना, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो फिर तो आपको उसमें ऐड अप होगा ही। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो भी हम जमा करेंगे हर साल फिक्स्ड अमाउंट, वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे स्क्रैप वैल्यू को छोड़कर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है एनुअल डिप्रिसिएशन, डी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनुअल फॉर्मूला है इसका। एनुअल डिप्रिसिएशन डी इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ इन ईयर। तो एनुअल डिप्रिसिएशन क्या होता है? जो लॉस हो रहा है, जो वैल्यू का जो लॉस होता है, उसको अगर सालाना आप अगर कैलकुलेट करें, एनुअली कैलकुलेट करें, तो उसको हम लोग एनुअल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगा उसको ओरिजिनल कॉस्ट, जिसको सी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? डिसमेंटल होने के बाद जो प्रॉपर्टी का जो स्क्रैप मिलता है उसको आप बेचते हैं, तो उससे जो वैल्यू आता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। लाइफ इन ईयर जो हो गया उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे टी इक्वल्स टू सी माइनस एन टू द पावर, सॉरी, सी माइनस एन डिवाइडेड बाई एन हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। सो नेक्स्ट मेथड जो है वो है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है कि इसमें जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो डिप्रिसिएशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में, उसके साथ उसका जो इंटरेस्ट, हर साल जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है उतना ही अमाउंट जो है हम लोग जमा करेंगे। ठीक है, और प्लस क्या जमा करेंगे? हर साल उसका इंटरेस्ट। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। In this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year. हम क्या बोले कि जितना डिप्रिसिएशन, हम कितना मान के चलेंगे डिप्रिसिएशन हो रहा है? जो एनुअल सिंकिंग फंड आप जमा कर रहे हैं, जो एनुअल सिंकिंग फंड आप जमा करोगे, उसको
जितना जमा कर रहे हो उतना ही अमाउंट जो है डिप्रिसिएशन होगा, और अगले साल जो होगा वो प्लस क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग सिंकिंग फंड किसको बोलते हैं, सिंकिंग फंड वो अमाउंट होता है जो किसी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, सपोज वो बिल्डिंग 70 साल बाद डिसमेंटल हो गया, तो आपको बनाने के लिए जो हर साल आप पैसा जमा करते हैं उसको हम लोग सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन हम उसी को मान के चलते हैं, जितना आप सिंकिंग फंड में जमा करेंगे वो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन होगा, और दूसरे साल में जो होगा जितना सिंकिंग फंड जो जमा करेंगे दूसरे साल वो प्लस जो उसका सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट आएगा। सपोज जैसे आप बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, तो पहले साल जो बैंक में पैसा रखेंगे तो वही आपका बैलेंस होगा। जैसे 100 रुपया बैंक में रखे तो 2010 में आप 100 रुपया रखें, तो 2010 में तो वो 100 रुपये ही रहेगा, लेकिन 2011 में वो क्या होगा, 100 रुपया प्लस उसका इंटरेस्ट, मतलब 100 और प्लस 101 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया पहले साल का 2010 का, फिर दूसरे साल का 100 और 101, तो 201 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल 100 रुपया और जमा किए और इंटरेस्ट में 2 रुपया आ गया, तो कितना हो गया, 303 रुपये। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसको एक चार्ट की तरह से दिखाया गया है, तो इस चार्ट में देखिएगा, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज फर्स्ट ईयर है तो डिप्रिसिएशन जो था वो ए था। ठीक है, तो टोटल डिप्रिसिएशन तो ए ही रहेगा। अगर हम बुक वैल्यू निकालना चाहे, बुक वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, तो सी माइनस ए हो जाएगा। सेकेंड ईयर जो होगा, तो सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन तो वही, हर साल डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना लग रहा है। हर साल सिंकिंग फंड कितना जमा कर रहा है उतना ही, तो यहाँ पे भी ए ही है। लेकिन यही है, लेकिन क्या है कि ए के साथ आपका क्या ऐड हो गया है, इंटरेस्ट। सपोज इंटरेस्ट लगा उसको बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। तो टोटल डिप्रिसिएशन जोड़े तो ये टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, ए प्लस ए, 2a+b, तो ये क्या आ जाएगा, 2a+b। और अगर बुक वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस क्या हो जाएगा, 2a+b, सी माइनस 2a+b। उसी तरह आप यहाँ से थर्ड ईयर में जाएंगे, तो अगर हम सपोज करते हैं कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था सी, यहाँ देखिए सी है, तो सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो सिंकिंग फंड है तो वो तो ए आ ही रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए और प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सी। तो आप यहाँ पे अगर हम तीनों डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम तीनों डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम तीनों जोड़े इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a+b+c, और अगर बुक वैल्यू निकालना चाहें तो c-3a+b+c। मतलब यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि सिंकिंग फंड में जो आप इस साल जमा कर रहे हैं, दूसरे साल जब आप जमा करेंगे तो जो जमा कर रहे हैं एनुअली वो तो फिर से एनुअल जमा करेंगे, प्लस पिछले साल का इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर उन दोनों सालों का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, फिर अगले साल उन दोनों का भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से फाइनली आप बुक वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड है हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। क्या है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड मतलब क्या होता है कि इससे जैसे पहला जो अभी हम लोग बात किए थे वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड था कि हर साल इतना ही डिप्रिसिएशन होगा, हर साल जो है डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेम होगा, ये हम मान के चल रहे थे, तो वो एक मेथड हुआ। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि जो डिप्रिसिएशन मान रहे थे वो डिप्रिसिएशन हम कुछ अमाउंट मान रहे होंगे, सपोज 1 लाख, जैसे हम समझाए थे कि 10,000 रुपये हर साल घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10,000 नहीं बोल के क्या बोलेंगे, जैसे 5 लाख का 5 लाख का 1% घट रहा है, हर साल कितना घट रहा है, 1%, 2%, 3%, कुछ एक परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे। कॉस्ट नहीं बोल के, प्राइस नहीं बोल के, एक अमाउंट नहीं बोल के, क्या क्या हम बता रहे हैं, हर साल 1-1% घट रहा है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इसको देख सकते हैं, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टी विल लॉस इट वैल्यू बाय द कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हर साल के शुरू में क्या होगा, 1% या 2%, किसी भी परसेंटेज में घट सकता है। सपोज 2%, हर साल 2-2% क्या हो रहा है, घट रहा है। सपोज 5-5% घट रहा है, या सपोज 1-1% ही घट रहा है। तो उस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बोलते हैं। इसमें अगर फॉर्मूला की बात करें तो एक फॉर्मूला आता है डिप्रिसिएशन फैक्टर निकालने का। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर का फॉर्मूला हो गया DI = 1 - SC S/C⁴ (1/n).
तो डी आई हो गया यहाँ पे डिप्रिसिएशन फैक्टर, एस हो गया आपका स्क्रैप वैल्यू, एस जो है आपका स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा, और सी जो हो गया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एन हो गया लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, एफ एन हो गया लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ एन ईयर क्या होगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा, सी वन माइनस पी टू द पावर एन। सो सी वन माइनस पी टू द पावर एन का मतलब सी क्या होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पी जो है क्या है, यही पी है कांस्टेंट परसेंटेज वैल्यू, जो कांस्टेंट परसेंटेज जो घट रहा है वो क्या हो गया पी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हर साल या एन साल में कितना घटेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वे मेथड। नेक्स्ट जो है हमारा क्वांटिटी सर्वे मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो एनालिसिस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जितने सालों का एक्सपीरियंस होगा वो सर्वे करते हैं एक्चुअली, और सर्वे से पता करते हैं कि कितना घट रहा है। जैसे सर्वे का कहने का मतलब है कि यहाँ समझाना चाहेंगे हम कि जैसे आप कोई भी सिंपल, आप जैसे रेडमी का या छोटा मोटा कोई भी मोबाइल लेते हैं, तो जब आप साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, तो आप खुद ब खुद बता देते हैं कि ये 2 हजार में बिकेगा, 3 हजार। तो ये कैसे हुआ, आप क्या किए, सर्वे और कॉमन एक्सपीरियंस हो गया, आप देखते देखते मार्केट को देखते देखते आपको पता चल जाता है कि इसका ये वैल्यू। तो इसमें सर्वे किया जाता है पूरा डिटेल में, है ना, डिटेल का स्टडी किया जाता है कि लॉस कितना हो रहा है लाइफ में, लाइफ के कारण, एज के कारण, वियर एंड टीयर के कारण, ऑब्सोलेसेंस के कारण, वो वर्कआउट किया जाता है, और फाइनली सर्वे करके क्या डिसाइड किया जाता है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डिप्रिसिएशन डिसाइड किया जाता है कि कितना इसका डिप्रिसिएशन हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा सर्वे पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वे मेथड बोलते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको क्या है इसमें। इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी इज स्टडी इन डिटेल एंड लॉस इन वैल्यू ड्यू टू लाइफ, वियर एंड टीयर, डीके, ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा इज वर्कआउट। मतलब ये सारे चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कि उसका एज कैसे जा रहा है, वियर एंड टीयर कितना हुआ है, डीके कितना हुआ है, ऑब्सोलेसेंस के कारण कितना नुकसान हुआ है, इन सबों को ऑब्जर्व करते हुए, मतलब इसका सर्वे करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन डिसाइड करते हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इस मेथड को क्वांटिटी सर्वे मेथड बोलते हैं। ऑल्सो द अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर मॉडर्नाइजेशन एटसेट्रा, ऑल्सो मतलब इसमें और भी क्या ध्यान में रखते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके कारण जो लॉस होगा उसमें भी देखते हैं। सो इज इट इफेक्ट द ऑब्सोलेंस इज वर्कआउट। तो इस तरीके से ये एक सर्वे कंप्लीट किया जाता है, और फाइनली डिप्रिसिएशन जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से। तो ये था आपका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन। ओके, थैंक यू।